मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता, डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक से। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, प्रोक्टाइटिस। पाइल्स के बारे में, फिशर के बारे में, फिस्टुला के बारे में, पाइलोनाइडल साइनस के बारे में आप लोगों ने देखा, जाना कि क्या होते हैं, उनको कैसे मैनेज करना चाहिए, उनके सिम्टम क्या होते हैं और कैसे हम उसको मैनेज करते हैं। आज एक नया टॉपिक है प्रोक्टाइटिस। प्रोक्टाइटिस नाम से पता चल रहा है, प्रोक्ट मतलब रेक्टम और आइटिस का मतलब स्वेलिंग। रेक्टम वाले हिस्से में स्वेलिंग हो जाए। इसके ट्रीटमेंट में कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रभावी इलाज जो है तुरंत वाला, कि ऐसा कोई दवाई खाई तुरंत ठीक हो गए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल मैनेज करना होता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसके लिए अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, जो आपके कोलिनो सर्जन हैं, उनसे एक बार जरूर संपर्क करना चाहिए। आपके नजदीक में जो भी सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर कोलिनो सर्जन होते हैं, जो इसको डील करने में ज्यादा बेहतर, अच्छा मतलब प्रभाव हो सकता है उनका ट्रीटमेंट का। या फिर जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, जो प्रोक्टाइटिस या कह सकते हैं मलद्वार से संबंधित या कॉलन से संबंधित बीमारियों में डील करते हैं, उनसे बात करनी चाहिए। तो हम लोग जानेंगे प्रोक्टाइटिस क्या होता है। तो जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है, प्रोक्टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टम एंड एनस। इस केस में क्या होता है कि जो रेक्टम वाला हिस्सा है, ये हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा है रेक्टम, और फिर है एनल कैनाल। रेक्टम यहां से लेके ये स्वेलिंग आ जाती है, मोस्ट प्रोबेबली ये स्वेलिंग आ जाती है। और स्वेलिंग आने की वजह से पेशेंट को बहुत भारीपन फील होता है। जब कभी भी मल त्याग करने के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत कह सकते हैं पेन भी फील होता है, बर्निंग भी होती है। कई बार उससे पहले, मल त्याग से पहले ही मरोड़ जैसा दर्द होने लगता है भारीपन के साथ। तो इसके कई सारे कॉजेज हैं, जानेंगे इसके कॉजेज क्या क्या है। जैसे पहला है आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इसमें दो चीजें आती हैं, एक है आपका अल्सरेटिव कोलाइसिस और एक है क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज के केस में होता क्या है कि क्रोन्स डिजीज में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो पूरा है उसमें इन्फ्लेमेशन आने लगता है, लेकिन थोड़ा पैचेस में होता है। जैसे अगर हम क्रोन्स डिजीज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे कुछ पैच डेवलप हुआ, अल्सर जैसा, स्वेलिंग आ गई, फिर उसके बाद यहाँ पे हुआ, डिसकंटिन्यूअस वे में चलता है, फिर यहाँ पे कुछ हुआ, ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये क्रोन्स डिजीज का कह सकते हैं एक तरीके से लक्षण है। स्वेलिंग रहती है, अल्सर बन सकता है, कई बार हालात ज्यादा सीरियस हो तो उस कंडीशन में परफोरेशन तक हो जाता है ना। दूसरा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब ये होता है कि कॉलन के हिस्से में कंटिन्यूअस एरिया जो है वो इफेक्टिव हो जाता है, ये अफेक्टेड हो जाता है, ब्लीडिंग हो सकती है, और कह सकते हैं भारीपन हो सकता है, दर्द हो सकता है, और लेफ्ट साइड में दर्द होता है, क्योंकि कॉलन का ये हिस्सा जो होता है डिसेंडिंग कॉलम, वो हमारे लेफ्ट साइड में होता है। तो लेफ्ट लोअर एब्डोमेन में लेफ्ट साइड पेन होता है। तो दो चीजें हैं आईबीडी में, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में दो चीजें हैं, अल्सरेटिव कोलाइसिस हो सकता है और क्रोन्स डिजीज हो सकता है, इनकी वजह से प्रोक्टाइटिस हो सकती है। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये भी एक कारण हो सकता है। एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये भी एक कारण हो सकता है, जैसे गोनोरिया है या बाकी कुछ और बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, वो भी इसका कारण हो सकती है प्रोक्टाइटिस का। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन, ये भी एक कारण हो सकता है। किसी पेशेंट की रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो ये भी एक कारण हो सकता है प्रोक्टाइटिस का। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया या अमीबिक डायरिया हो गई, तो उन केसेस में भी प्रोक्टाइटिस हो सकती है। अदर कॉजेज में अगर हम बात करें तो कुछ ड्रग्स की एलर्जी की वजह से भी हो जाती है। फूड आइटम्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको खाने से भी हो सकती है, कह सकते हैं लंबे टाइम तक अगर आप उनको खाते हैं तो हो सकता है। या माल न्यूट्रिशन, कई बार पुअर न्यूट्रिशन की वजह से भी ये हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं। ये काफी कह सकते हैं ऐसा केस है जिसमें प्रोक्टाइटिस ऐसा केस है जिसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन भी इसका कारण हो सकता है, डायरिया भी इसका कारण हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं। तो अच्छा, दूसरी बात, इसमें होता क्या है कि अगर हम सिम्टम की बात करें
तो टेनिसमस एक किसका सिम्टम है? टेनिसमस का मतलब ऐसा होता है कि जब हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमको मोशन हुआ, उसके बाद जब हम चले आते हैं तो लगता है कि फिर से जाना चाहिए, फिर से जाना चाहिए, क्योंकि आपको कह सकते हैं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। जो इससे पीड़ित परेशान लोग हैं उनको सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है फिर से जाना चाहिए, फिर कुछ लगता है कुछ होगा, क्योंकि स्वेलिंग की वजह से टेंडरनेस हो जाती है, कह सकते हैं भारीपन लगता रहता है, जलन होती है, दर्द फील होता है। तो टेनिसमस का मतलब खुद में सेटिस्फेक्शन नहीं होता, बार बार जाने का मन करता है कि लगता है फिर से होगी, अगर जाएंगे तो होगा। बर्निंग, कई बार सीवियर जलन होती है, काफी तेज जलन होती है। पेन आपका एनस रीजन में हो सकता है, रेक्टम में भी हो सकता है, फिर कहते हैं लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के लेफ्ट हिस्से में हो सकता है, क्योंकि ये डिसेंडिंग कॉलन जो है वो लेफ्ट साइड में है, तो इस हिस्से में ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। अच्छा, पाइल्स में और फिशर में आप लोग पहले जान चुके हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं, मैंने पाइल्स और फिशर पर डिटेल्ड वीडियो बनाया है। पाइल्स में ब्लीडिंग तो होती है लेकिन पेन नहीं होता है। फिशर के केस में कैंची से काटने जैसा दर्द होता है और दर्द के साथ ब्लीडिंग होती है। ओके, यहाँ दर्द भी होता है, जलन भी होती है और ब्लड के साथ म्यूकस आता है, चिपचिपा सा म्यूकस आता है, तो आंव जैसा लगता है कि आया, और उसी में कुछ थोड़ा बहुत ब्लड मिक्स रहता है, तो ब्लड म्यूकस इन स्टूल, ये इसका लक्षण है। पेनफुल बाउल मूवमेंट, जब भी मल पास करने के लिए जाएंगे, स्टूल पास करने के लिए जाएंगे, बहुत दर्द होगा। फिर उसके बाद कहते हैं कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकती है, ये सब चीजें इसके सिम्टम में आते हैं। देखते हैं कि जब कभी भी, जैसे ये एनल रीजन है, अगर हम इसका एक्सियल सेक्शन देखें, ये एनल रीजन है। फिशर के केस में एक दो जगह पर कट दिखते हैं, लेकिन इस केस में क्या होता है कि कई मल्टीपल कट बाहर से देखने को मिलते हैं, जहां तक मैंने देखा है मल्टीपल कट देखने को मिलते हैं, कई कई कट मिलते हैं। आस पड़ोस के रीजन में कई बार फंगल इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है काफी हद तक, तो वो भी कह सकते हैं इस हिस्से में ऐसा होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टम एंड एनस, हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि भारीपन का रीजन जो डेंटेड लाइन होती है, इसके ऊपर की जो नर्व सप्लाई है वो ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई है, उसमें वो प्रेशर के लिए सेंसिटिव होती है, पेन के लिए नहीं होती, तो वहां पे आपको भारीपन लगता है। जो प्रोक्टाइटिस से परेशान लोग हैं उनको भारीपन लगता रहता है ना। और नीचे के हिस्से में जो एनल वर्ड्स है, मतलब कह सकते हैं ओरिफिस है, वहां पे मल्टीपल कट छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि अगर आप कोई एक टेबलेट खा लें या कोई पर्टिकुलर थेरेपी बता दी जाए तो ये ठीक हो जाएगी। इसमें कई बार ट्रीटमेंट के लिए या मैनेजमेंट के लिए, हम सही कहें तो इसमें मैनेजमेंट के लिए कई चीजों का कॉम्बिनेशन चल सकता है। जैसे अगर दर्द हो रहा है तो सिट्स बाथ ले सकते हैं या कोई पेन किलर ले सकते हैं। सिट्स बाथ जो है वो जब मल पास करने के बाद, स्टूल पास करने के बाद जो दर्द फील होता है, अगर आप सिट्स बाथ लेते हैं, थोड़ा सा एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें गर्म पानी रखेंगे, उसमें थोड़ी सी फिटकरी या बीटाडीन डाल के अगर आप बैठेंगे तो जो स्फिंक्टर्स में स्पाज्म हुआ है या जो आपके मल के टुकड़े फंस गए हैं उसकी वजह से दर्द या जलन हो रहा है, उसमें आराम मिलेगी। जत्यादि तेल की बस्ती ले सकते हैं। बस्ती का मतलब जत्याद तेल को एक सिरिंज में भर के और स्मूथ सा कैथेटर लेके आप मलद्वार के रास्ते ऊपर ऑयल डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, जो जत्याद तेल होता है वो घाव को भी ठीक करता है, इन्फेक्शन को भी ठीक करता है, इन्फ्लेमेशन पर भी काम करता है, और ये थोड़ा सा लंबे टाइम तक चल सकता है। ठीक, कुछ एंटीबायोटिक्स भी लेनी होती हैं। अब इसमें अगर टाइप्स की बात करें तो ड्यूरेशन की बेसिस पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट का मतलब कुछ टाइम के लिए हुआ और मान लो 10 या 15 दिन के लिए, उसके बाद हमने अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज किया, कुछ दवाएं ली और ये आसानी से ठीक हो गया, तो उसको एक्यूट में रखते हैं। क्रोनिक का मतलब ये है कि बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा, हमने एक बार दवाई ली, 2 बार ली, या कुछ टाइम ट्रीटमेंट कराया, कुछ टाइम के लिए ठीक हो गई, उसके बाद फिर ये चल रहा है, फिर ये चल रहा है, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। मैनेजमेंट के लिए पेट साफ होना बहुत जरूरी है। जत्याद तेल की बस्ती ले सकते हैं, दर्द के लिए सिट्स बाथ ले सकते हैं, ओके। और कुछ एंटीबायोटिक या पेन किलर का भी इस्तेमाल किया जाता है जरूरत पड़ने पर, क्योंकि हमने अभी जाना कि इसके रीजन में ट्यूबरकुलोसिस या कोई और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्वॉल्व हो सकता है, तो उसमें भी इसका रोल है, एंटीबायोटिक का रोल है। तो अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर हुई होगी तो उसमें एंटीबायोटिक चलेगी। अगर हम इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि हमको कैसे पता चलेगा, तो देखिए, सबसे पहले
अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की, पता कैसे करते हैं, तो अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कह सकते हैं सूजन, अंदर आप तो देख नहीं सकते, तो बाहर से देखने पे ऐसा लग सकता है कि जो एनल वर्ज वाला हिस्सा है उसमें मल्टीपल कट और सूजन दिखाई दे सकती है, लालीपन दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर इसको प्रॉपर देखना है तो हम एक तो जो अपने आप कर सकते हैं, वो अपने आप का मतलब जो क्लिनिक पर आसानी से एग्जामिनेशन हो सकता है, तो वो प्रोक्टोस्कोपी है। प्रोक्टोस्कोपी प्रोक्टोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू डॉक्टर जो है वो क्लिनिक पर ही इसका एग्जामिनेशन कर लेते हैं, तो ये हो सकता है। दूसरा एक तरीका होता है प्रोक्टोस्कोपी में यहां तक देख सकते हैं, रेक्टम तक। ज्यादातर देखा गया है कि ये एनल ओरिफिस से 15 से 18-20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ऊपर तक हो जाता है। स्वेलिंग वाला जो मतलब समस्या है ये ऊपर तक हो जाती है, तो इसको देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो सिग्माइडोस्कोपी कराते हैं। सिग्माइडोस्कोपी कई बार इसके और ज्यादा ऊपर के हिस्से में कुछ देखना हो या चेक करना हो तो कोलोनोस्कोपी कराते हैं। कोलोनोस्कोपी, तो ये कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि कहां पर क्या प्रॉब्लम है। प्रोक्टोस्कोपी होगी तो जो अगर एनल ओरिफिस से ओपनिंग से थोड़ा सा हिस्सा अंदर है तो उसको आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर कुछ और ऊपर है, सिग्माइड कॉलन तक है, तो सिग्माइडोस्कोपी कराते हैं। और कॉलन के हिस्से तक कुछ मतलब इन्फेक्शन है या स्वेलिंग है, ये पूरा चेक करना कि कहीं पर अल्सर वगैरह तो नहीं डेवलप हो रहा है, तो कोलोनोस्कोपी कराते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन है जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो अगर प्रोक्टाइटिस जैसी कोई प्रॉब्लम है तो मैनेजमेंट में सबसे जरूरी है कि इसके कॉज को रोके। जो भी कॉज है, तो उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको रोकें, या कोई ड्रग्स वगैरह हैं जिनकी कोई मतलब ऐसी ड्रग्स है जिनसे एलर्जी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ड्रग्स रोकें। या कह सकते हैं फूड आइटम्स कुछ ऐसे हैं जो नुकसान कर रहे हैं, उनकी वजह से हो रहा है, तो उनको रोकें। अगर कॉज रुकेगा तो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छा आसानी से प्रभावी होगा। यातायात तेल की बस्ती और कह सकते हैं वो इन्फ्लेमेशन और अल्सर्स जो घाव हैं उनको भरने में ठीक बहुत हेल्प करता है। और कह सकते हैं जो सिर्फ बात है वो पेन और जलन को काफी हद तक रिलीव करता है। लेकिन फिर भी अगर कोई मतलब कोई भी व्यक्ति इस समस्या से पीड़ित है, परेशान है, तो उसको अपने नजदीकी कोलोनो सर्जन से मिलना चाहिए, तो वो इसमें बेहतर और अच्छा इलाज कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और आपका अगर कोई सवाल है, कोई क्वेरी है मन में, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।